हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में। तो आज का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वोल्टेज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे हम ईसीटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ईसीटी जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिन्हें साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सीजोफ्रेनिया आता है या डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन होता है, जिनके इंक्रीज्ड रिस्क फॉर जो सुसाइडल जो रिस्क हैं वो अगर इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो उन्हें केसेस में जो हम इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी देते हैं। तो उसका पूछे यहाँ पे कि उसका वोल्टेज जो है वो कितना अमाउंट तक हम देंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास 20 to 30 वोल्ट, 90 to 150 वोल्ट, 400 to 500 वोल्ट एंड 2 to 3 वोल्ट, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 20 to 30 वोल्ट तक जो है वो हम ईसीटी के थेरेपी के टाइम पे जो है वो पेशेंट को जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उतना प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी, ठीक है। अब कितना टाइम तक जो है वो हम ईसीटी में जो करंट जो पास कर रहे हैं पेशेंट को, जो हम करंट दे रहे हैं, ठीक है। जो बेसिकली क्या होता है हमारे पास ईसीटी, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पेशेंट के ब्रेन पे हम जो है वो लोकेट करेंगे, ठीक है। और उसको जो है जो पेशेंट के जो स्कैल्प है उसके ऊपर जो हम इनको अटैच कर देंगे और ब्रेन को जो है हम स्टिमुलेट करते हैं विद द कंट्रोल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हम उसको पास ऑन करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे ना बिजली का झटका, तो वैसे थोड़ा सा हम पेशेंट को देंगे और उससे पेशेंट को हल्के से जो है सीजर की तरह एक सीजर्स उसको फील होंगे पेशेंट को, ठीक है। और उससे जो है वो कुछ जो फ्रैक्शन ऑफ मीन्स नियर अबाउट कुछ मिनट्स के लिए जो है वो पेशेंट वो सीज़र उसको फील होता है, पेशेंट की बॉडी वो चीज़ फील करती है, ठीक है। तो ये सब क्यों दे रहे हैं, जो पेशेंट का जो बॉडी जो जिसके हमारे पास जैसे मैं बताया कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको उनका जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा कम करने के लिए जो है वो हम पेशेंट को ईसीडी का जो है वो करंट जो पास करते हैं इस थेरेपी में, ठीक है। कितना वोल्टेज देंगे वो मैंने आपको बताया 20 to 30। अभी हमें कितना ड्यूरेशन तक जो वो करंट पास करेंगे, तो वो है हमारे पास ऑप्शंस देखिए, 0 to 1 to 1 सेकेंड, 0.1 to 1 मिनट, 1 to 2 मिनट, 20 to 30 सेकेंड, ठीक है। तो आप जो राइट आंसर दैट इज़ द 0.1 to 1 सेकेंड तक जो है वो हम इसमें करंट पास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड इन एन ईसीटी सेशन, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ करंट, वोल्टेज हो गया, ड्यूरेशन टाइम में हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ करंट कितना पास करेंगे एक सेशन में, ठीक है। नियर अबाउट 2 to 3 टाइम्स जो है वो हम एक वीक में ईसीटी के सेशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक सेशन में जो है वो हम कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे। सो ऑप्शन है हमारे पास 100 to 300 मीटर एम्पियर एंड 200 to 1600, 200 to 1600 एंड 50 to 60। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है 200 to 1600, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ जो करंट है वो हम पास करेंगे पेशेंट की बॉडी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज एन एम ऑफ साइको फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से जो है साइको फार्माकोलॉजी का मेन एम क्या है। टू रिमूव एग्जिस्टिंग अबनॉर्मल सिम्टम्स, जो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं एक साइकेट्रिक पेशेंट को। टू इम्प्रूव डिस्टर्ब पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो हो जाता है उनका। टू प्रमोट पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो यूजुअली नहीं हो पाती हैं, एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। सब चीज़ों का जो है वो अबनॉर्मल सिम्टम्स को हमें रिमूव करना है और इम्प्रूव करना है उनका जो डिस्टर्ब बिहेवियर पैटर्न है, और प्रमोट करना है जितना हो सके उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो एम है वो है हमारे पास साइको फार्माकोलॉजी, जो हम इसमें ड्रग्स देते हैं, उनकी एम ये है उस ट्रीटमेंट के पीछे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं, इन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से जो है वो कोई एक ऐसी है जो बिहेवियर थेरेपी में नहीं आता है, बाकी सभी आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, देन एवर्जन थेरेपी, देन ईसीटी, देन फ्लडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द ईसीटी, क्योंकि ये तो बिहेवियर थेरेपी नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी जो है उसमें हम करंट पास करते हैं पेशेंट के ब्रेन में, और जिससे जो है वो उसके साइकोटिक सिम्टम्स को थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। बट अभी जो यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन,
तो ये है हमारे पास एक थेरेपी जिसमें जो है वो हम एक पर्सन को हेल्प करते हैं टू डील विद द एंग्जाइटी एंड फोबिया, ठीक है। तो इसमें जो पर्सन्स जिनको एंग्जाइटी होती है या फोबिया होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ग्रेजुअली जो है एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारे पास पर्सन होगा उसको, ताकि उसको ऐसी सिचुएशंस प्रोवोक करेंगे कि उसकी एंग्जाइटी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हों, और फिर उस सिचुएशन में उसको डालने के बाद हम उसको हेल्प करेंगे धीरे धीरे रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। वो एक्सपोजर वैसा देंगे, सिचुएशंस वैसी क्रिएट करेंगे, फिर उसको जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो उस सिचुएशन में रह के सीखे कि उन सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे वो चीज़ों को अपने एंग्जाइटी को कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे किसी से कोई चीज़ को हमें मीन्स जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं पेशेंट्स, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अभी वो पेशेंट चाहता है कि उसको अल्कोहल जो उसकी जो ड्रिंकिंग जो उसकी एक हैबिट बन चुकी है उसको वो कम करना चाहता है या स्टॉप करना चाहता है, ठीक है। किसी का स्मोकिंग की हैबिट है उसको कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एवर्जन थेरेपी का हम यूज़ करते हैं। और जैसे कोई बच्चे बड़ों में भी होता है नेल बाइटिंग का, ठीक है, बार बार कुछ भी होता है तो मुंह में उंगली डाल के नाखून काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेल बाइटिंग का ही एक एग्जांपल लें एवर्जन थेरेपी के लिए, तो जब भी वो क्या कर रहे हैं कि उनको नेल बाइट करना अच्छा लगता है, जैसे मुंह में डालेंगे तो हम क्या करेंगे, उनका जो कुछ भी फिंगर नेल्स के ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस जो जिसका टेस्ट अच्छा ना हो तो वो उसको फील होगा, वैसे ही वो अपना उस हैबिट को छोड़ देगा। सेम विद द अल्कोहल और स्मोकिंग, इनके साथ भी हम ऐसे करेंगे। जब भी वो कुछ ड्रिंकिंग करने के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ इस तरीके का स्टिमुलस वहाँ पे देंगे कि वो उस चीज़ के बारे में ना सोचे या ना ट्राई करे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लडिंग। फ्लडिंग में रैपिड एक्सपोजर कर दें, जैसे फ्लडिंग है ना, फ्लड क्या मीन्स एकदम से बाढ़ आती है, तो वैसे ही रैपिड एक्सपोजर हम करते हैं, पेशेंट को स्टिमुलस में लेके जाएंगे जिससे उसको एकदम से एंग्जाइटी हो, एकदम से वो डर जाए, घबरा जाए, ठीक है। और फिर उसको सिचुएशन से हैंडल करना, वो धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, उसको समझाएंगे और धीरे 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 सिचुएशन से निकालेंगे, ठीक है। जैसे होता है कि किसी को अगर किसी से डर लगता है या वो भी, तो उसको सिचुएशन में डाल दो, ठीक है। उस सिचुएशन में डाल देंगे तो वो एक बार उस चीज़ से निकल जाएंगे तो फिर वो डर भी अपने आप से रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट बिहेवियर थेरेपीज थी। इनके ऊपर आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, वो आगे क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन। अभी मैंने समझाया, तो किस केस में जो है वो हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करेंगे, फोबिया एंड ओसीडी, डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड सीजोफ्रेनिया, ठीक है। तो अभी हमने पूरा क्लियर किया सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन को, तो उसमें क्या था, फोबिया और ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो है वो हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करेंगे, उस टाइप का जो है उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बिहेवियर थेरेपी दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस विच आर प्लीजेंट बट अनडिजायरेबल, ठीक है। तो मीन्स ऐसी बिहेवियर थेरेपी जो हम यूज़ करेंगे किस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए, ऐसी कंडीशंस के लिए जो उनको खुशी देती है, विच आर प्लीजेंट, ठीक है, उनको खुशी दे रहे हैं, बट जो रिजल्ट जब उनको मिलेगा तो वो अनडिजायरेबल है, वैसा वो नहीं चाहते थे। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल डिपेंडेंस, स्मोकिंग का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शंस हैं हमारे पास, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, फ्लडिंग एंड ईसीटी। तो ये भी मैंने अभी आपको समझाया। एवर्जन थेरेपी मीन्स अगर जैसे ही वो ड्रिंक करने की कोशिश करेंगे, विच आर प्लीजेंट, ठीक है, तो वो ड्रिंक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही उन्होंने किसी ग्लास को टच किया, मे बी हमने कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल कुछ शॉक या कुछ ऐसा उसको देंगे स्टिमुलस, जैसे वो टच करेगा उसको इलेक्ट्रिकल करंट लग जाए, तो वो उसने प्लीजेंट एक्सपीरियंस सोच के उस चीज़ को होल्ड किया, बट वो जो उसका रिजल्ट मिले वो वैसे नहीं मिले, अनडिजायरेबल हो गया, ठीक है, अनप्लीजेंट उसको एक्सपीरियंस हुआ, तो दैट कम अंडर द एवर्जन थेरेपी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर थेरेपी एक्ट्स ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बिहेवियर थेरेपी है जो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, कौन सा प्रिंसिपल, आप देख लीजिए। प्रिंसिपल है हमारे पास पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस विद एन अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टिमुलस जो दिखा रहे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत मज़ा आएगा, प्लीजेंट स्टिमुलस है, बट रिस्पॉन्स जब होगा तो कैसा हुआ, अनप्लीजेंट, ठीक है, वो उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं उनको मिलेगा। तो अभी मैंने वो आपको बताया, दैट कम्स अंडर द एवर्जन थेरेपी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर थेरेपी यूज टू ट्रीट फोबिया, ठीक है।
तो फोबिया, डर को ख़त्म करने के लिए जो हम बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करेंगे वो कौन सी हैं? एवर्जन थेरेपी, मैराइटल थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड फ्लडिंग थेरेपी, ठीक है। तो एवर्जन मैंने आपको समझा दिया, फ्लडिंग समझा दिया। मैराइटल थेरेपी जो है वो बेसिकली हम थेरेपी जो वो कपल्स को देते हैं विच फोकस ऑन द रिलेशनशिप एंड मैरिजेस के बेस पे हम उनको मैराइटल थेरेपी देते हैं। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एवर्जन जो था वो बेसिकली जैसे कुछ अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, उस टाइप की कंडीशंस में जो हम देते हैं जहाँ पे डिपेंडेंस के केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर बचा फोबिया के लिए? फ्लडिंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एकदम से सडन रैपिड एक्सपोजर उनको देने से होता है ना, डर के आगे जीत है, तो उस तरीके से किसी को किसी चीज़ से डर लगता है तो उसको सिचुएशन में डाल दो, एक ना एक दिन सीख जाएंगे, ठीक है। किसी को स्टेज फोबिया है उसको भेजो, ठीक है, उसको बताएंगे नहीं क्योंकि वो पहले से ही उतना फियर करेंगे, भेज दो, फिर उनको पीछे से हम रिलैक्स करेंगे कि जस्ट स्पीक अप, से समथिंग, स्पीक अप, कुछ तो बोलेंगे। फिर एक बार वो चीज़ को हैंडल किया तो नेक्स्ट टाइम के लिए और उनके अंदर से वो चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं इनमें से कोई एक ऐसी है जो साइकोथेरेपी नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस है हमारे पास बिहेवियर थेरेपी, सजेशन, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी एंड हिप्नोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ द इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी जो है वो साइकोथेरेपी में नहीं आता है, बाकी जो हमारे पास बिहेवियर थेरेपी है, हम सजेशंस दे रहे हैं, हिप्नोसिस कर रहे हैं, तो ये सभी जो है वो हमारे पास साइकोथेरेपी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंडीशन ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इंक्रीज्ड सुजेस्टिबिलिटी इज़ नोन एज, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर हम आर्टिफिशियली जो है वो इंड्यूस कर रहे हैं, उस सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस टाइप का जो है वो हमारे पास उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एवर्जन, फ्लडिंग, एब्रिकेशन एंड हिप्नोसिस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द हिप्नोसिस, ठीक है। हिप्नोसिस के थ्रू जो है वो हम एक इंडिविजुअल को आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड करते हैं कि उसका सजेस्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ साइकेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है इनमें से कोई एक ऐसी जो है कंडीशन वहाँ पर उसे हम साइकेट्रिक इमरजेंसी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, अ न्यू साइकेट्रिक डिसऑर्डर विद एक्यूट ऑनसेट है, अ क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर विदाउट रिलैप्स नहीं है, क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, एन ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक कॉज है उसका, एंड विड्रॉल सिंड्रोम इन अ अल्कोहलिक पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सी इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ साइकेट्रिक इमरजेंसी, अब साइकेट्रिक इमरजेंसी नहीं है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है विदाउट रिलैप्स, तो ये जो है वो ये साइकेट्रिक इमरजेंसी नहीं है, रिमेनिंग जो सिचुएशंस हैं वो एक साइकेट्रिक इमरजेंसी में आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ अमंग साइकेट्रिक पेशेंट इज, ठीक है। तो साइकेट्रिक पेशेंट में कॉमनेस्ट कॉज क्या है डेथ का? सिजोफ्रेनिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, सुसाइड एंड हिस्टीरिया। तो बहुत ही ऑब्वियस है, दैट इज द सुसाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड। अभी सुसाइड देख लिया हमने कि जो कॉमनेस्ट कॉज है डेथ का वो सुसाइड है। अभी पूछ रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड, कॉमन कॉज नहीं है, बाकी सब कॉज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं मेजर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ड्रग डिपेंडेंस एंड मैनिक अटैक्स, ठीक है। तो डिप्रेशन में भी इंडिविजुअल सुसाइड करता है, सिजोफ्रेनिया में भी उसको हेलुसिनेशन, इल्यूजन होता है तो उसमें भी कर सकता है, ड्रग डिपेंडेंस होगी तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास मैनिक अटैक, ठीक है। मैनिक अटैक्स मीन मेनिया में, तो उसमें मूड जो है वो एलिवेट होता है, तो इसमें जो है वो सुसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया द कॉमनेस्ट वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड। इंडिया में सबसे कॉमन जो वे है सुसाइड कमिट करने का वो कौन सा है? हैंगिंग, जैसे फैन के साथ लटक जाते हैं वो चीज़ें, इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, ड्रॉनिंग, ठीक है, डूब जाते हैं, एंड जंपिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रेन। सो द राइट आंसर इज इंजेक्शन ऑफ पॉइजन। तो ये एक कॉमनेस्ट वे है कमिटिंग द सुसाइड, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। बट जब चीज़ें साइकेट्रिक इमरजेंसी की तरफ चल पड़ती हैं तो मीन समवेयर अ पर्सन इज़ नॉट कैपेबल टू टैकल द स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल एक डिप्रेशन और स्ट्रेस से लीड करता हुआ डिप्रेशन में जा रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंड सर्कल, या जो भी उस इंडिविजुअल के आसपास के लोग हैं, कि समझें कि इसका बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो रहा है, वो सोशली इतना डिटैच क्यों हो रहा है, सो दैट कि हम उसकी कुछ हेल्प कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें उन इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जिनको डिप्रेशन है
और जिनका हमें लगता है कि ये इनका जो रिस्क है सुसाइड का वो इंक्रीज़ हो सकता है, कुछ ऐसा अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो उनके आसपास हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फ्लाइंग विच इज़ नॉट अ साइकेट्रिक इमरजेंसी, सुसाइड, मेनिया, स्टूपर एंड एक्साइटेड बिहेवियर। ठीक है, तो मेनिया जो है वो एक साइकेट्रिक इमरजेंसी नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट केम इन फोर्स इन। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कब हमारे पास स्टार्ट हुआ था? 1955, 1956, 1987 एंड 1992। सो द राइट आंसर इज 1955। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट केम इन फोर्स इन। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो कब आया था? 1955, 1872, 1987, 1992। तो द राइट आंसर इज 1872। कभी इस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ट्रू रिगार्डिंग द पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास एक पेशेंट है, ओसीडी का पेशेंट है, उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो ऑप्शंस देखिए, ही इज सस्पिशियस एंड फियरफुल, ही इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज, ही इज रिजिड इन थॉट्स, इनफ्लेक्सिबल विद रूटीन एंड रिचुअल्स, एंड ही इज एक्सट्रीमली हॉस्टाइल। ठीक है, तो इनमें से जो है वो कौन सी जो एक स्टेटमेंट है वो सही है रिगार्डिंग द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए? तो वो है हमारे पास ही इज़ रिजिड इन थॉट्स, इनफ्लेक्सिबल विद रूटीन एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो वो उसके रिजिड थॉट्स हैं, उन्हें कुछ लगता है कि ये काम करना है तो उनकी बॉडी वो कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको करना ही करना है। जैसे किसी को होता है कि हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ठीक है, तो वो इतना बार बार उनको लगे कहीं टच नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी हैंड वॉशिंग किया तो जग को टच नहीं कर रहे हैं, टैप को टच नहीं कर रहे हैं, कोई और फैमिली मेम्बर से सोप लिया उन्होंने, जैसे हैंड वॉश लिया, हैंड को रब किया, पानी भी कोई और ही फेंक रहा है ऊपर से, ठीक है, वो हैंड वॉश किए, ड्राई अलग से करेंगे, फिर उन हाथों को कहीं टच नहीं होने देंगे, आराम से ऐसे जैसे भगवान के हाथ जोड़ते ना, बस उसी तरीके से हाथ जोड़ते हुए निकल जाएंगे और एक जगह पे बैठ जाएंगे। फिर कुछ भी खाना खाना हो तो वो भी स्पून से, समटाइम तो हाथ भी नहीं टच कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग करने के बाद भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको इतना वो ऑब्सेशन हो चुका है चीज़ों का कि पता नहीं कितने जर्म्स हैं, क्या है आसपास की चीज़ें। ठीक है, अभी वो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने हैंड वॉशिंग का बताया। किसी को होता है कि बार बार कोई चीज़ चेक करना, कोई चीज़ बार बार रिपीट करना, उस तरीके से हो जाता है, तो ये एक उनका रहता है इन टाइप के पर्सनस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड ऑन। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो था वो कब आया था हमारे पास? 20 मई 1987, 22 मई 1987, 22 Feb 1981 एंड 20 Feb 1987। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 22 मई 1987 में जो था ये मेंटल हेल्थ एक्ट जो था हमारे पास आया था। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, और भी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और वीडियो को सुने, कंप्लीट सुने, सो दैट कि आपको जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप करेंगे तो उनमें आपको हेल्प हो।